बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशिया यूक्रेन वॉर, बहुत सारे बच्चों ने इस टॉपिक के लिए मैसेज किया। तो आज हम जरा इसे डिस्कस करेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे और इसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो करंट सिचुएशन है उसे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड जान लेते हैं, इसकी जो ज्योग्राफी हम देख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हम जो इशू डिस्कस कर रहे हैं वो असल में इशू है क्या। तो ये आपको मैंने एक मैप दिखाने की कोशिश की है, वो जो हमारे पास यूएसएसआर का मैप है। यूएसएसआर एब्रीविएशन है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर आपको पता है कि ये बना था 1922 में, ये बना था 1922 से लेके 1991 तक ये रहा। तो आपको पता है ये जो रशिया, ये जो रेड कलर में ये रशिया था, तो यहाँ इनकलाब आया 1917 में, जिसे व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, लीड किया, जिसे हम बुल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं या फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। स्टालिन भी था उसके साथ। तो 1917 के अंदर यहाँ पे ये इनकलाब लेके आए। निकोलस सेकंड बादशाह थी यहाँ पे मुकम्मल तौर पे, उसके खिलाफ यहाँ के लोग निकले और उसे लीड किया किसने, व्लादिमीर लेनिन साहब ने। तो लेनिन साहब के साथ जो है ना, आप देखेंगे उनके साथ स्टालिन भी था। तो लेनिन यहाँ हुकूमत करता रहा। तो लेनिन ने क्या किया था, ये यूएसएसआर बनाया था कब, 1922 में। यूएसएसआर सेम वैसे ही एक अलायंस था जिस तरह आपने सल्तनत उस्मानिया के बारे में सुना होगा, ओटोमन अंपायर, जिसमें सऊदी अरब के साथ जो है ना फलस्तीन हो गया, शाम हो गया, इराक हो गया, ये जो आपके यूएई, ओमान, ये सारे कंट्रीज का किसका हिस्सा थे, कभी इजिप्ट तक किसके अंडर था, ओटोमन अंपायर सल्तनत उस्मानिया के अंडर था। तो ये अलायंस बनाया कंट्रीज ने मिलके। तो यहाँ भी वैसे ही यूएसएसआर बना। तो यूएसएसआर कैसे बना, देखिए इसमें ये जो आपके 14 कंट्री नजर आ रहे हैं आपके पास, एस्टोनिया, लटीविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन भी इसी में से एक है। तो यूक्रेन भी इसमें इसका हिस्सा बना, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ये जो हमारे पास तमाम कंट्रीज है सेंट्रल एशिया के, ये भी इसका हिस्सा बने थे। कब, ये 1920-21 में इसमें शामिल होना शुरू हुए यूएसएसआर में, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक अलायंस बनने जा रहे थे दुनिया के, दुनिया बाइपोलर होने जा रही थी। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ जी, यूएसएसआर बन गया। जब यूएसएसआर बन गया तो उसके बाद फिर आपका हम आगे चलेंगे। इसके बाद लेनिन के बाद स्टालिन आ गया। स्टालिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको पता है कि जो सुपर पावर बन के उभरी बर्तानिया के बाद, वो अमेरिका एक बड़ी सुपर पावर बन के उभरी। तो दो कैंप बने, एक अमेरिका का कैंप और एक रशिया का कैंप। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। सर्द जंग का जो दौर था, पूरी दुनिया क्या हो गई थी, दो हिस्सों में बट गई थी। कुछ रशिया के साथ थे, यूएसएसआर के साथ थे, और कुछ किसके साथ थे, अमेरिका के साथ थे। पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के साथ था। हमने फैसला किया कि हम पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ जाएगा, रशिया के साथ हम नहीं गए थे। अब रशिया के साथ ये तो उसके खुद कैसे समझ लें कि टेरिटरी हो गई, 14 कंट्रीज जो इसमें शामिल हुए थे। उसके अलावा इसके और भी दुनिया में अलायंस थे, इसी तरह से यूएसए के भी अलायंस थे। तो जो कोल्ड वॉर शुरू हुई, कोल्ड वॉर में अमेरिका ने जो अपने इत्तेहादी बनाए, उन्हें मिला के अमेरिका ने बनाया नाटो। अमेरिका ने नाटो बनाया 1949 में। नाटो बनाया, मिलिट्री बेस ये ऑर्गेनाइजेशन थी, किसके खिलाफ थी, यूएसएसआर के खिलाफ थी। यूएसएसआर की जो एक्सपेंशन थी उसे रोकना था इसका मकसद। और इसमें यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज शामिल थे। यूरोप का आपका इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये फ्रांस, ये सारे। देखिए यहाँ से बेटा जो वेस्टर्न साइड है ना इसके, रशिया के, ये सारा यूरोप है, ये सारे कंट्रीज यूरोप की है। ये सारे हमारे पास यूक्रेन तक जॉर्जिया, सारे ये किसकी कंट्रीज हैं, यूरोप के कंट्रीज हैं। तो यूरोप है। अब यूरोप जो था मैक्सिमम इसके साथ था, अमेरिका के साथ था। उसके बाद कुछ कंट्रीज, बेलारूस टाइप जो कंट्रीज थे, वो रशिया के साथ थे। अच्छा, अब ये बन गया, दोनों आपस में लड़ते रहे एक दूसरे के खिलाफ। एंड पे 1991 में, 1991 में यूएसएसआर जो था ये कोलैप्स कर गया, टूट गया, ब्रेक हो गया टुकड़ों में। ये जो 14 मुल्क थे, इन्होंने कहा हम आजाद हो रहे हैं, क्योंकि रशिया जहां भी लड़ने जाता इन्हें भी अपनी आर्मी भेजनी पड़ती, इनके भी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे थे। तो रशिया ने यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे हमारे पास अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान, आपको बताएं जब रशिया ने पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान पे हमला किया, तो उस वक्त इधर से पाकिस्तान ने मारा और इधर से अमेरिका ने।
अफगानिस्तान के अंदर अफगानियों को ट्रेन करके इसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। 1979 में आपको पता जंग शुरू हुई थी और 88 तक चलती रही जंग। ये रशिया हार गया यूएसएसआर, जिससे उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हुई। और ये जो कंट्रीज थे कजाकिस्तान और ये जो सारे कंट्रीज थे 14 कंट्रीज, इन्होंने कहा जी हम अलग हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे कंट्रीज यूएसएसआर से अलग हुए। ये पूछता सवाल कितने कंट्रीज अलग हुए थे? 14 कंट्रीज अलग हुए रशिया से। टोटल 15 कंट्रीज का अलायंस था यूएसएसआर, जिनमें से एक कंट्री हमारे पास क्या है बेटा? यूक्रेन भी है। ये यूक्रेन हमारे पास, ये हमारे पास यूक्रेन है। तो यूक्रेन भी अलग हो गया 1991 में। और इस तरह से अच्छा, इधर से नाटो बनी हुई थी। तो रशिया ने क्या बनाया? रशिया ने वार्सा पैक्ट किया हुआ था। वार्सा पैक्ट किया था। वार्सा पैक्ट के बारे में भी सवाल बनता है। 1955 से लेके ये 1991 तक रहा, जब तक ये डिसॉल्व नहीं हुआ यूएसएसआर। तो इसने वार्सा पैक्ट किया अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका ने नाटो बनाई इसके खिलाफ। तो इस तरह से इनकी जंग चलती रही। अल्टीमेटली रशिया जंग हार गया, अफगानिस्तान वाले, और रशिया टूट गया, यूएसएसआर टूट गया। जब यूएसएसआर टूट गया तो यूएसएसआर कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। तो अब इसे अपनी बका की जंग लड़नी थी रशिया को। अब ये कंट्री जब आजाद हो गए तो अब खतरा ये था रशिया को कि इन मुल्कों के अंदर कहीं अमेरिका ना आके बैठ जाए हमारी सरहदों के करीब। अमेरिका ना यहाँ आके बैठ जाए, जिससे हमारी सिक्योरिटी को जो है ना जी खतरात लाक होंगे, सिक्योरिटी थ्रेट होगा वो। तो रशिया ने फिर अलायंस बनाए मुख्तलिफ इन कंट्रीज के साथ मिलकर एससीओ बनाई। उसके बाद यहाँ पे बेलारूस, उसकी बी टाइम है रशिया की, बेलारूस जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से रशिया ने अपने बॉर्डर को सेफ गार्ड करने के लिए अपने जो करीब करीब के कंट्रीज थे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात किए कि उन मुल्कों में कम से कम अमेरिका ना आके बैठे और वो नाटो का मेंबर ना बने। बात इस तरह से आगे चली। अब जरा हम देखते हैं जो करंट इशू है उसे जरा हम देखते हैं कि किस तरह से जो है इसने अटैक किया। अब ये बेटा हमारे पास मौजूदा मैप है यूक्रेन का, ये हमारे पास मौजूदा मैप है यूक्रेन का। ये मैप है बेटा हमारे पास यूक्रेन, हमारे पास ये वाला सारा हमारे पास यूक्रेन है। जरा देख ले एक दफा, ये सारा हमारे पास यूक्रेन है। ये भी यूक्रेन का हिस्सा था करीम है, ये वाला जो ये हमारे पास रशिया है। तो ये किसका हिस्सा था? 1991 तक यूक्रेन रशिया का हिस्सा था। अब ये अलग हो गया। अब यूक्रेन अगर ज्योग्राफिकली देखें तो ये यूरोप का हिस्सा है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है, बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है रकबे के लिहाज से। यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री रकबे के लिहाज से जो यूक्रेन है। रशिया का 25% यूरोप में है ज्योग्राफिकली और 75% एशिया में है। ज्योग्राफिकली हम रशिया को एशिया में काउंट करेंगे, पॉलिटिकली उसे हम यूरोप में काउंट करते हैं क्योंकि उसका जो कैपिटल मॉस्को है वो यूरोप वाली साइड में है। अब इस कंट्री ने क्या किया जी? इसने कहा कि मैं क्या रहूंगा जी, आजाद रहूंगा। मतलब आजाद हो गया ये रशिया से, यूएसएसआर से। अब ये यूरोप का हिस्सा है तो इनकी ख्वाहिश है कि हम क्या हो, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने और नेटो के अलायंस में जाए, क्योंकि यूरोप के ऊपर ज्यादा कंट्रोल किसका है? अमेरिका का है। तो अमेरिका के इनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। यूक्रेन ने जबरदस्त, मतलब आप कह सकते हैं कि कंट्री है, बहुत ज्यादा गंदम की प्रोडक्शन करता है। ये सनफ्लावर की पाकिस्तान को भी जब गंदम चाहिए थी 2021-22 में तो हमने यूक्रेन से ही मंगवाई थी। तो यूक्रेन को बास्केटबॉल ऑफ यूरोप भी कहते हैं। यूरोप को जो अनाज है सारे का सारा यहीं से सप्लाई होता है, तो यूरोप के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यूरोप चाहता है कि किस तरीके से यूक्रेन क्या करे, यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी बने और नाटो का मेंबर भी बने। नाटो का मेंबर का मतलब है कि अमेरिका का नाटो के मेंबर होने का मतलब यह है कि अमेरिका के यहाँ पे जो मिसाइल हैं वो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, नस्ब कर सकता है। किसके लिए? रशिया के जासूसी के लिए, रशिया को थ्रेट करने के लिए। अब ये बात रशिया से जो है ना, रशिया यही बात कई दफा कह चुका है यूरोपीय यूनियन को भी, अमेरिका को भी, कि यूक्रेन को किसी भी सूरत में आपने नाटो का और यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं बनाना। बहुत सारे मुआहदे हो चुके हैं रशिया के और अमेरिका के इस बात के ऊपर। अमेरिका ने कई दफा रशिया को कहा है कि हाँ हम इसे ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ख्वाहिश तो है यूरोप वालों की भी और अमेरिका की भी कि ये शामिल हो जाए यूरोपीय यूनियन में और नाटो में, और हम अमेरिका और हम रशिया की सरहदों तक पहुंच जाए। तो इसके लिए यहां पे यूक्रेन को राजी करना जरूरी था। तो यूक्रेन के जो पिछले प्रेसिडेंट थे वो इस मसले की, इस इशू की संगीनी को समझते थे और उन्होंने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का। दरमियान में ये कोशिश कर रहे थे तो रशिया ने क्या किया था,
क्रीमिया पे हमला कर दिया था, क्रीमिया 2014 में, और इस पे कब्जा कर लिया था। ये भी सवाल आता है क्रीमियन वार कब हुई या क्रीमिया पे कब कब्जा किया रशिया ने। 2014 में रशिया ने क्या किया, अटैक किया। क्रीमिया बेसिकली यूक्रेन का हिस्सा था। 2014 में इसने कब्जा करके हमला करके इसके ऊपर क्या किया, कब्जा कर लिया गया। इस तरह से क्रीमिया को पहले वो हड़प कर चुका है रशिया। अब हुआ क्या, अब जरा करंट सिचुएशन देखती है। अब यूक्रेन अगर यूरोपीय यूनियन में जाता है या नेटो में जाता है तो वो रशिया की क्या रेड लाइन है। रशिया बहुत दफा वार्न कर चुका है यूक्रेन को। यूक्रेन एक बड़े अरसे तक रशिया का हिस्सा रहा ना, मैंने आपको बताया 1922 से लेकर 1991 तक। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो रशिया के हामी भी है। बड़ी तादाद में लोग रशिया की रशियन जबान बोलते हैं और रशिया के हामी है, वो चाहते हैं कि हम रशिया के साथ रहें। तो ये भी इशू है यहाँ पे। अच्छा हुआ क्या, आप देखें जरा। हुआ ये कि यहाँ पे 2019 में इलेक्शन हुए और जो गवर्नमेंट बनी वो किसकी बनी बेटा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बनी। देखिए जरा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब जो थे ये बेसिकली एक कॉमेडियन है। इन्होंने एक मूवी बनाई थी द सर्वेंट ऑफ पीपल 2015 में। सर्वेंट ऑफ पीपल में ये एक टीचर का रोल प्ले करते हैं और टीचर से ये क्या बन जाते हैं, मुल्क के प्रेसिडेंट बन जाते हैं मूवी में। और उसके बाद मुल्क में क्या करते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं और मुल्क को ठीक कर देते हैं। 2015 में वो जो मूवी थी वो वायरल हो गई, वहां से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। 2016 में इसने क्या किया, अपनी पार्टी बनाई उसी ने उस मूवी के नाम से, सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से इसने अपनी पार्टी बनाई। 2019 में इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन जीत गया। इसे बेसिकली लाया गया अमेरिका की तरफ से ज़ेलेंस्की को। ज़ेलेंस्की साहब को इसलिए लाया गया कि इसने क्या करना था, रशिया के प्रेशर को एक साइड पे रखते हुए यूक्रेन को इसमें धकेलना था, यूरोपीय यूनियन में धकेलना था और नेटो का हिस्सा बनाना था। इसे इस मकसद के लिए लाया गया। जैसे ही ये प्रेसिडेंट बना इसने ऐलान कर दिया कि हम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हम किसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, नेटो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब ये बात रशिया को जो है एक्सेप्टेबल नहीं थी, रशिया उधर बैठा हुआ है। तो रशिया ने इसे वार्न किया, ये नहीं रुका। ऑफिशियली इन्होंने 2021 में कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए यूरोपीय यूनियन के साथ। उसके बाद रशिया ने फैसला किया कि मैं क्या करूंगा, यूक्रेन को सबक सिखाऊंगा, इसके ऊपर हमला करूंगा। अल्टीमेटली 22 फरवरी 2022 को 24 फरवरी 2022 को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रशिया में मौजूद थे, उसी दिन पहुंचे थे, तो उसी दिन रशिया ने क्या क्या अटैक कर दिया, कहाँ, यूक्रेन पे। कहां से, यहां से किया। अब ये जो एरियाज है ना बेटा, 3-4 लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, ज़ापोरिज़िया है और खरसान का इलाका है। ये जो इलाके हैं बेटा, यहाँ पे रशिया के सपोर्टेड सेपरेटिस्ट ग्रुप मौजूद है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो आजादी चाहते हैं यूक्रेन से और रशिया के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें रशिया सपोर्ट करता है, बड़े अरसे से यहाँ आजादी की तहरीकें चली हुई है। तो यहाँ से रशिया ने अटैक किया, इधर ऊपर से किया, इधर से किया, तो चारों तरफ से रशिया ने क्या किया, अटैक कर दिया यूक्रेन पे। असल में सबक सिखाना था यूक्रेन को, बताना था कि ये मेरी रेड लाइन है, अगर यहाँ पे नेटो आया या यूरोपीय यूनियन का आप हिस्सा बने तो मैं इस मुल्क पे ही कब्जा कर लूंगा। तो इस तरह से तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 1.5 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया, 2 साल होने वाले हैं बल्कि। तो ये इशू चल रहा है, जंग चल रही है, जंग खत्म नहीं होने वाली। अब वो जिन्होंने लॉलीपॉप दिया था ज़ेलेंस्की को कि आप शामिल हो जाए नेटो में, अगर रशिया कुछ कहेगा तो पूरी की पूरी नेटो टूट पड़ेगी रशिया पे। अमेरिका ने कहा था हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कोई भी यूक्रेन का साथ देने के लिए नहीं आया। बातें तो की उन्होंने, रशिया पे पाबंदियां लगाई, लेकिन रशिया पे पाबंदियां लगाने का कोई फायदा नहीं है। रशिया एक मजबूत मुल्क है, ताकतवर मुल्क है। ताकतवरों के साथ हर बंदा, हर कंट्री अच्छे ताल्लुकात बना के रखना चाहता है। तो इसलिए ऐसा सख्त रशिया को फर्क नहीं पड़ा, उसकी इकोनॉमी को भी ऐसा फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से जो है ना, अब ये जंग चल रही है, अभी एंड होने वाली नहीं है। और रशिया ने क्या किया है, लुहांस्क को, डोनेट्स्क को और इसके बाद ज़ापोरिज़िया को और खरसान को, इन चारों को एक आजाद इंडिपेंडेंट रियासत तस्लीम कर लिया, डिक्लेयर कर दिया भाई ये आजाद मुल्क है, इनके यूक्रेन का हिस्सा नहीं है, मैं इन्हें मुल्क मानता हूं। क्यों, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ साथ है। तो जब ये वाले इलाके सारे आजाद हो जाएंगे तो यहाँ से यूक्रेन का जो अमल दखल है वो खत्म हो जाएगा। अभी रशिया आगे की तरफ जा रहा है और ये उस वक्त तक जो है ना, रशिया इसके ऊपर यूक्रेन से नहीं निकलेगा जब तक रशिया को इस बात की तसल्ली नहीं हो जाएगी कि हाँ अब यूक्रेन नेटो या यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं बनेगा। जिस दिन या जब कभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने या जिसने भी यकीन दहानी करवा दी रशिया को कि हाँ
हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, आप मेहरबानी करें यहाँ से चले जाएं, तो उस दिन रशिया पुतिन साहब यहाँ से निकल जाएंगे। आपको पता है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब है। तो इसका यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो बाकी अमेरिका और बरतानिया और बाकी जो कंट्रीज हैं वो सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से यूक्रेन को हथियार भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे। तो ये बेटा इशू था थोड़ा सा। आप देखें कि अब थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये खबरों में है। तो एक तो इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है इसके प्रेसिडेंट का नाम, और इसका जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका नाम भी व्लादिमीर नोरोव है, इस तरह से उसके नाम है कुछ। उसके बाद आप देखें यूक्रेन की जो करेंसी है वो हरनिया है, हरेनिया। उसके बाद देखें यहाँ पे एक डिजास्टर हुआ था चेर्नोबिल का, चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ 1986 के अंदर, यूक्रेन के अंदर है ये वाला जो न्यूक्लियर है रिएक्टर था, ये 1986 की बात है, जब ये यूक्रेन हिस्सा था रशिया का, यूएसएसआर का, तब की बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, धमाका हुआ था और उसके बाद से जो है ना ये इशू बना था काफी ज्यादा। उसके आफ्टर शॉक अभी तक वहां पे मौजूद है चेर्नोबिल में। क्रीमियन वार के बारे में सवाल पूछता, कब हुई थी? 2014 में हुई थी। रशिया ने इस क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये क्रीमियन वार है। अब जरा थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं कि यूक्रेन के ज्योग्राफी के हवाले से देखिए, ईस्टर्न साइड में तो रशिया है, यूक्रेन की ईस्टर्न साइड में रशिया है, ऊपर यहाँ बेलारूस बैठा हुआ है, बेलारूस भी बीटी में रशिया की, आप इस तरह कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पोलैंड है, यूरोप का कंट्री। यहाँ पे हमारे पास स्लोवेनिया है। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास यहाँ ये रोमानिया है, ये मोल्डोवा है, और यहाँ पे हमारे पास हंगरी है। तो ये कंट्री लगते ही हैं यूक्रेन को। और यूक्रेन का जो साउथ है, ये वाला साउथ में हमारे पास बेटा क्या है, यूक्रेन के साउथ में, यूक्रेन के साउथ में हमारे पास ब्लैक सी है, यूक्रेन के साउथ में ब्लैक सी है, और ये सी ऑफ ओजोव है यहाँ पे, ओजोव सी या सी ऑफ ओजोव, ब्लैक सी और सी ऑफ ओजोव। तो ये यूक्रेन के हवाले से बड़ा सवाल बन सकते हैं। और दुनिया का जो सबसे बड़ा जहाज है वो भी यूक्रेन का है, बोइंग 707 है शायद, मेरे ख्याल से, नाम इसे चेक कर लीजिएगा, जो कि अभी जंग के दौरान उसे नुकसान भी पहुंचा है, खबरों में चलता रहा था। अब हम जरा थोड़ा सा रशिया के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि रशिया जो है खबरों में है, तो इसके बारे में भी कुछ सवाल आपसे बन सकते हैं। तो ये भी जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं बेटा। एक तो मैंने यूएसएसआर के बारे में आपको बताया कि यहाँ पे इनकलाब आया 1917 के अंदर, बुल्शेविक रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, या अक्टूबर रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, व्लादिमीर लेनिन साहब लेके आए। और उसके बाद यूएसएसआर बनी 2022 में, और ये चलती रही 1991 तक, 2022 कह रहा हूँ, 1922 में, 1922 से 1991 तक जो है ना हमारे पास यूएसएसआर रहा। उसके बाद ये देखेंगे स्टालिन रहा, उसके बाद लेनिन के बाद। और उसके बाद अगर हम देखें रशिया में, तो रशिया में बेटा एक तो रिवर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बेटा हमारे पास ये जो दरिया है, तो इसमें आप ये देखें कि ये दुनिया यूरोप का सबसे बड़ा दरिया है, यूरोप का सबसे बड़ा दरिया देखेंगे वाला, यूरोप का सबसे बड़ा जो दरिया है बेटा वो हमारे पास वोल्गा रिवर है। वोल्गा रिवर यूरोप का सबसे बड़ा दरिया रशिया में है। वल्दाई माउंटेन है यहाँ पे, वल्दाई माउंटेन, वहां से ये निकलता है। उसके बाद डीपेस्ट पॉइंट ऑफ जो वर्ल्ड है वो लेक बेकाइल है, मतलब इसके बारे में सवाल ये बनता है, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड जो है हमारे पास वो बेकाइल लेक है, बेकाइल लेक, बेकाइल रशिया में है, साइबेरिया वाली साइड में। उसके बाद दुनिया की जो कोल्डेस्ट प्लेस है हमारे पास वो भी साइबेरिया में है, -58 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है साइबेरिया, जो दुनिया की कोल्डेस्ट प्लेस है वो हमारे पास यहीं पे है। रशिया का जो कैपिटल है बेटा वो हमारे पास क्या है, हमारे मॉस्को है। और जो है ना एसटी पीटरबर्ग जो है इनका सिटी है, कहाँ पे, बाल्टिक सी के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास एसटी सेंट पीटरबर्ग जो है ना इनका सिटी है। उसके बाद क्रिमलन देखें तो इनका जो है ना जी आप कह लेंगे प्रेसिडेंशियल हाउस है, मॉस्को इनका कैपिटल है। और माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बनती है इसकी एक माउंटेन रेंज मेन जो है वो हमारे पास यूराल माउंटेन्स है। यूराल माउंटेन्स आप कह सकते हैं कि यूराल माउंटेन्स की इस साइड पे यूरोप है, इस साइड पे एशिया है। तो यूराल माउंटेन क्या करता है, तकसीम करता है रशिया को यूरोप और एशिया में, इस तरह कह सकते हैं आप। उसके बाद करेंसी इनकी क्या है, हमारे पास रूबल है, रूबल इनकी करेंसी है बेटा। और इस तरह से जो है ना आजकल इनके जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, 2012 में ही आए थे, प्रेसिडेंट बने थे, और अभी तक चलते जा रहे हैं, और ये 2036 तक के लिए इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया है। जबरदस्त इंसान है, रशिया को दोबारा से इसने खड़ा किया है, और रशिया फिर जो है ना वैसे ही यूएसएसआर की तरह ताकतवर होता जा रहा है। तो ये
चंद एक जो है ना क्वेश्चन है यहाँ से जो बन सकते हैं कमीशन के एग्जाम में, आपसे पूछे जा सकते थे रशिया और यूक्रेन के हवाले से। अब इसका हल बेटा वही है कि जब तक पुतिन साहब को या रशिया को इस बात की तसल्ली नहीं हो जाती कि यूक्रेन जो है ये नाटो का और यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बनेगा, तब तक ये जंग चलती रहेगी। अभी रशिया इधर मौजूद है और मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा किया हुआ है और बैठा हुआ है। यूक्रेन वाले लोग रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग यूरोप शिफ्ट हो गए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब भी कभी कहीं होते हैं कभी कहीं होते हैं। तो इस तरह से ये जो मामला है ये चल रहा है। तो ये मेन चीज़ें मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया। रशिया आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है रकबे के लिहाज से, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया है रकबे के लिहाज से। एशिया के नॉर्दर्न साइड के में है, ये नॉर्थ वाला हिस्सा बनता है इसके। तो ये बेटा आज का आपका टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।